वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज अ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो चलो इमिडिएटली शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आप अगर कोई एक्टिविटी बार बार कर रहे हो, रिपीटेटेड बेसिस पे कर रहे हो, लार्ज इन बेसिस पे कर रहे हो विद इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, देन इट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, यू आर इन टू द सम प्रोफेशनल और आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, देन आपका जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होगा अंडर द सेक्शन 28 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 28 ने यही बताया है कि कौन से इनकम को आप टैक्सेबल कर सकते हो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें से पहला वाला है जिन्होंने बोला है कि बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाला इनकम। दूसरा, अगर किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बदले में जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो भी पीजीबीपी में दिखाया जाएगा। प्रोफेशन से आने वाला इनकम, अगर आप कोई एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो तो सरकार से जो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटीज मिलती है, कॉम्पेंसेशंस मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलती है, वो यहाँ पे आएगा। पार्टनर की जो रेम्यूनरेशन है ये सैलरी में नहीं जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि सैलरी में जाने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है और यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, पार्टनर इज अ ओनर। सो वो भी कहाँ पे आएगा? पीजीबीपी में आएगा। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कोई पैसा आया है, इन्वेंटरी की फेयर मार्केट वैल्यू अपग्रेड होने की वजह से आपको गेन हो रहा है, तो ये सारी चीजें, एसेट बेचने की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आने वाली है? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आने वाले। नाउ हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? तो हम लोग एक्रूअल मेथड फॉलो करते हैं। पीजीबीपी ने कैश मेथड को एंटरटेन नहीं किया है, ओनली एक्रूअल मेथड इज अलाउड। एक्रूअल मेथड के अलावा स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसको बोला जाएगा? जहां पे आप हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सिक्योरिटीज एंड अदर रिलेटेड चीजें आप बार बार बाय एंड सेल कर रहे हो टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, देन इट विल बी कंसिडर एज व्हाट? It will be considered as income from speculative business. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हम लोगों ने देखा है स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है, किसी और के अगेंस्ट नहीं। सेक्शन 32 जो है वो बात करता है डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन के लिए क्राइटेरिया है 180 डेज, उसके ऊपर तो पूरा डिप्रीसिएशन, उसके नीचे तो आधा डिप्रीसिएशन आपको मिलेगा। 9 महीने इस्तेमाल किया है तो पूरा डिप्रीसिएशन, 10-11 किया है पूरा डिप्रीसिएशन, 5 महीने किया है, 6 महीने से एक दिन भी कम है, आधा ही डिप्रीसिएशन मिलेगा। डिप्रीसिएशन के जो रेट है वो स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अगर आपका रेसिडेंशियल है 5%, कमर्शियल प्रॉपर्टी है 10%, टेम्पररी शेड्स है 40%, फर्नीचर के लिए रेट ऑफ डिप्रीसिएशन 10%। इस पे आपको डिप्रीसिएशन के एमसीक्यू आ सकते हैं, तो ये आपको क्विकली देखना है। प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी पे जनरली डिप्रीसिएशन प्रोवाइड किया जाता है 15%, बट देर आर समथिंग इंटरेस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में इन्होंने मोटर कार को भी कवर्ड किया गया है। अगर आप मोटर कार यूज कर रहे हो फॉर रनिंग इन बिजनेस ऑन देम हायर, मोटर कार को आप रेंट पे वगैरह दे रहे हो, तो डिप्रीसिएशन आपका कितना होगा? तो 30% आपका डिप्रीसिएशन होगा। नाउ उसके अलावा अगर आपके पास एरोप्लेन है या फिर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट है, कंप्यूटर है, तो उसके लिए सबके लिए आप रेट अगर चेक करोगे तो वो रेट है आपका 40%। सर मोटर कार सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हायर पे नहीं दिया है, 15% डिप्रीसिएशन, हायर पे दिया है 30%। वाटर पोल्यूशन, एरोप्लेन्स, कंप्यूटर, बुक्स वगैरह अगर कुछ है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है, 40% डिप्रीसिएशन आपका वहाँ पे बनता है। शिप है, किसी भी प्रकार का शिप हो, आपको 20% डिप्रीसिएशन वहाँ पे मिलेगा। नाउ इसमें दो चीजें हैं, एक आता है टेंजिबल एसेट जिसका डिप्रीसिएशन का रेट उन्होंने बोला है, इनटेंजिबल एसेट यहाँ पे 25% डिप्रीसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से, वहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से। इसके अलावा यहाँ पे और दो है, दिस इज कॉल्ड एडिशनल डिप्रीसिएशन। अब ये एडिशनल डिप्रीसिएशन आपको मिलेगा ऑन द प्लेस ऑफ बिजनेस और दूसरा मिलेगा ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस और कौन सा नेचर ऑफ द बिजनेस, थोड़ा सा आगे देखते हैं। सो
एडिशनल डिप्रीसिएशन यानी जो अभी आप डिप्रीसिएशन क्लेम कर रहे हो उसके अलावा एक और डिप्रीसिएशन आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डिप्रीसिएशन इन एडिशन टू योर रेगुलर डिप्रीसिएशन। अब एडिशनल डिप्रीसिएशन में अगर आपकी बिजनेस आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल 1 अप्रैल 2015 के बाद, तो ऑन द प्लेस ऑफ द बिजनेस के बेसिस पे आपको 35% एडिशनल डिप्रीसिएशन मिलता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय वहां पे आपका बिजनेस होना चाहिए, तेलंगाना वहां पे बिजनेस होना चाहिए, और न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, तो आपको डिप्रीसिएशन मिलेगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के बिजनेस में हो, देन पावर जनरेशन बिजनेस में अगर आप हो, देन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में हो, तो आपको एडिशनल डिप्रीसिएशन मिलता है ऑन दैट नेचर ऑफ द बिजनेस इज 20%। अगेन आपका नेचर ऑफ द बिजनेस में वही एक कंडीशन है दैट न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना जरूरी है। तो एडिशनल डिप्रीसिएशन इज अलाउडेड ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, एक प्लेस ऑफ द बिजनेस पे 35% और नेचर ऑफ द बिजनेस पे 20। अगर 180 डेज से कम है तो 35 का हो जाएगा आधा 17.5 और 20 का हो जाएगा आधा विच इज अ 10। डिप्रीसिएशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे 1 एंड 2 एमसीक्यू आई एम एक्सपेक्टिंग। परचेज प्राइस ऑफ एसेट, कि आपने नया एसेट परचेज कितने में किया ना, उसके रिलेटेड जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो उसमें ऐड करेंगे। अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह कैपिटलाइज करना है तो वो हम लोग ऐड करेंगे। नाउ उसमें से गवर्नमेंट ने अगर कुछ सब्सिडी वगैरह दिए तो उसको माइनस करेंगे और प्रोपोर्शनेटली फिर हम लोग उस पर डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें तो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर इज अ एक्सपेंडिचर विच इज अलाउडेड टू चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब साइंटिफिक एक्सपेंडिचर जो है वो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में दो पार्ट आते हैं, एक आता है सोशल रिसर्च और एक आता है साइंटिफिक रिसर्च। आपका साइंटिफिक रिसर्च होने दो या सोशल रिसर्च होने दो, दोनों में आपको डिडक्शन मिलेगा। दीज एक्सपेंडिचर आर अलाउडेड टू चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साइंटिफिक का मतलब वहां पे आपके साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहे हैं, और सोशल का मतलब होता है वहां पे कि स्टैटिस्टिकल डाटा, कितने लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मेल कितने, फीमेल कितने, एज वाइज स्ट्रक्चर क्या है, ये सोशल रिसर्च किया जाता है। तो चाहे आपका रिसर्च सोशल हो साइंटिफिक हो, दोनों के जो भी खर्चे हैं वो आपको अलाउडेड है। नाउ साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम लोग बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च में अगर यहाँ पे 1-2 सेकेंड मैं आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ। साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में दो टाइप के एक्सपेंडिचर होंगे, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने जब बिजनेस चालू किया है उससे 3 साल पहले आपने अगर कोई रिसर्च करने के लिए कोई कैपिटल एसेट लिया हुआ है तो वो 3 साल के आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस आप क्लेम कर सकते हो एज अ साइंटिफिक एक्सपेंडिचर। 3 साल पिछले जिस दिन आप कमेंट्स करोगे उसी साल में आपको क्लेम मिलेगा। ये कब, जब आप रिसर्च खुद कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते कि रिसर्च खुद नहीं करते, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो जितने पैसे रिसर्च करने के लिए किसी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन को दिए हैं तो वो एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन करके मिल जाएगा। अब कुछ एफिलेटेड रिसर्च भी किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू आप करवाते हो तो जो भी पैसे आपने ये रिसर्च करने के लिए दिए दैट इज अलाउडेड। सम पेड टू द नेशनल लैबोरेटरी यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, ये भी खर्चे आपको अलाउडेड है। नाउ अगर आप कोई बायो रिलेटेड रिसर्च करो, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च करो तो उसके भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउडेड है। तो मेरा कहने का बॉटम लाइन ये है कि आप एक्सपेंडिचर खुद करो या फिर आप पैसे पे करो, दोनों के डिडक्शन अलाउडेड है।
पहला, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो या रेवेन्यू। रेवेन्यू तो वैसे भी अलाउड है, आप खुद करो, साइंटिफिक करो, सोशल करो, खुद के अलावा यूनिवर्सिटी को दो, या फिर आप नेशनल रिसर्च सेंटर को दो, किसी को भी दो, नेशनल लेबोरेटरी को दो, एक्सपेंडिचर अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो जिस दिन आपका बिजनेस कमेंस हुआ वहां से पिछले 3 साल में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वही एक्सपेंडिचर आप कमेंसमेंट में क्लेम कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन इज की स्पेसिफाइड बिजनेसेस जो है सेक्शन 35 AD, तो ये भी हम लोगों ने देखा है। इवन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हम लोगों ने देखा है। अगर कोई स्पेसिफाइड आपके बिजनेसेस है जैसे कि कोल्ड चेन स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर्स, होटल जो कि ज़्यादातर आए, बी कीपिंग, देन उसके अलावा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सेमीकंडक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो ये सेक्शन 35 के अंदर AD स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 100% डिडक्शन अलाउडेड है, 100%। कंडीशन है कि ये एसेट आपने आपके बिजनेस के लिए कम से कम 8 साल तक इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, किसी और चीज के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है। अगर आपकी कंपनी डीमर्ज हो रही है, आप किसी को वॉलेंटरी रिटायरमेंट पे कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, तो उसका जो भी खर्चा है वो 5 साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। दैट्स वाई आपका मर्जर का खर्चा और रिटायरमेंट स्कीम का खर्चा ये 1/5 किया जाता है। द रीजन इज इसका वन टाइम डिडक्शन नहीं मिलेगा, आने वाले 5 साल में इसका डिडक्शन मिलेगा। नाउ अदर डिडक्शन, इंश्योरेंस, क्या आप आपका स्टॉक का निकाल सकते हो? यस। क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, इट इज अलाउडेड। क्या मैं मेरी फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव कंपनी, तो जहाँ पे गाय भैंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर उनका इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, मिलेगा क्या खर्चा? यस। क्या मेरे एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस में निकाल सकता हूँ? यस। क्या उसका एक्सपेंडिचर अलाउडेड है? यस। क्या मैं कमीशन एंड बोनस एम्प्लॉयज को जो दे रहा हूँ क्या उसका एक्सपेंडिचर में P&L को चार्ज कर सकता हूँ? यस, ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। आपने पैसे पे किए तो ही डिडक्शन मिलेगा, पैसे पे नहीं किए तो आपको डिडक्शन उसकी नहीं मिलेगी, पेमेंट बेसिस पे उसकी डिडक्शन मिलेगी। आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, आगे सेक्शन 40 में देखने ही वाले हैं। देन अगर आपने कोई एसेट या लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, बट आपका जो खुद का कैपिटल है, ओन कैपिटल है, उस ओन कैपिटल पे इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड है आपके पास, तो वो जीरो कूपन बॉन्ड आप डीप डिस्काउंट करते हो, तो उसकी वजह से जो लॉसेस आपके होते हैं वो लॉसेस को भी आप क्या कंसिडर करोगे? तो उस लॉसेस को भी आप P&L को चार्ज कर सकते हो। एम्प्लॉइज के रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, PPF होगा, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज यस, इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ग्रेच्युटी वगैरह आपने पे किया है तो ग्रेच्युटी का भी डिडक्शन आपको मिल जाता है। देन जो मेन एक्सपेंडिचर थे वो मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। नाउ कौन से खर्चे के एक्सपेंडिचर आपको अलाउडेड है ये हम लोगों ने देखा। आज अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से खर्चे के एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। सेक्शन आता है सेक्शन 40A। अगर इंडिया के बाहर किसी को सैलरी, टेक्निकल फीस, प्रोफेशनल फीस आपने पे की है, वो भी विदाउट कटिंग TDS, क्योंकि TDS कट करना मैंडेटरी है, देन इन दैट सिचुएशन आपको वो एक्सपेंडिचर 100% डिसअलाउड किया जाता है। अब इंडिया के बाहर विदाउट TDS पे कर रहे हो तो 100%, मैं बात करो 100% आपको वो खर्चा डिसअलाउड किया जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट किसी इंडियन व्यक्ति को विदाउट TDS अगर आप पेमेंट कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन
30% विल बी डिसअलाउड। यहाँ पे 100% डिसअलाउड होता है और डोमेस्टिक के लिए 30% आपको डिसअलाउड किया गया, यानी 70% आपको खर्चा अलाउड है, 30% क्योंकि आपने सामने वाले का टीडीएस कट नहीं किया है। इनकम टैक्स अगर आप पे करते हो तो इनकम टैक्स इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। वेल्थ, आपकी वेल्थ कितनी, इट इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो इसके डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आप एनी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस चार्ज आर पेड टू द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट को जो आप रॉयल्टी, लाइसेंस फी या कोई आप सर्विस चार्ज दे रहे हो तो वो एक्सक्लूसिव अगर है और स्टेट गवर्नमेंट के दे रहे हो तो इसका एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट व्यक्ति को विदाउट टीडीएस आपने सैलरी पे किए, डिडक्शन नहीं मिलेगा। टीडीएस पेमेंट आपने नहीं किया है, नहीं डिडक्शन मिलेगा। एंड नॉन मॉनेटरी परक्विजिट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। मेरा कहने का ज़्यादातर बॉटम लाइन ये है कि विदाउट टीडीएस आप इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी को भी पेमेंट करते हो, दैट एक्सपेंडिचर इज अलाउडेड और डिसअलाउडेड, तो दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउडेड। 30% डिसअलाउड होगा अगर इंडिया में और 100% डिसअलाउड होगा इंडिया के बाहर है। उसके अलावा इनकम टैक्स एंड वेल्थ सेक्शन आता है आपका सेक्शन 40A। देन डिसअलाउंस एक और है इसमें, सेक्शन 40A2 अनरीजनेबल पेमेंट टू द रिलेटिव। आपने आपके बिजनेस में किसी रिलेटिव को आपने सैलरी दी है और जितना उसका क्वालिफिकेशन है, जितनी उसकी हैसियत है, उससे ज़्यादा का पेमेंट आप कर रहे हो, तो जो ज़्यादा का पेमेंट है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइबल है, वो एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करेंगे। नाउ अगर मैंने किसी रिलेटिव्स को जॉब दी है, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही डिजर्व अ जॉब सैलरी 10,000 एंड आई एम पेइंग 50,000, तो 10,000 डिजर्व करता है, 50,000 मैं उसको दे रहा हूँ, तो अनरीजनेबल पोर्शन कितना है, 40,000। दैट अनरीजनेबल पोर्शन विल बी डिसअलाउडेड। ये कहता है सेक्शन 40A2, 40A विदाउट टीडीएस आपने पेमेंट किया है तो। देन सेक्शन 40A3 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 40A3 कहता है कि 10,000 के ऊपर अगर आपने किसी को वन डे वन पर्सन कैश में पे किया, बेरर चेक से पे किया, देन दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। क्रॉस चेक से चलेगा। अगर आपने जिस दिन कैश में पेमेंट किया 10,000 के ऊपर, उस दिन बैंक बंद था, पब्लिक हॉलिडे था, देन दैट एक्सपेंडिचर इज अलाउड। बट उस दिन बैंक चालू था, पब्लिक हॉलिडे नहीं था, फिर भी आपने बेरर चेक या कैश में 10,000 के ऊपर वन पर्सन इन अ वन डे पेमेंट किया, डिसअलाउडेड। यानी इसका मतलब आज 10,000 कल 10,000 दे सकते हैं क्या? यस, दे सकते। आज श्रीकांत सर को 10,000, शुभम सर को 10,000, संकेत सर को 10,000, अलग अलग लोगों को 10,000 दे सकते क्या? द आंसर इज यस। उस दिन बैंक बंद था इसीलिए दिया था, देन आंसर इज यस। यही लिमिट को आप लोगों को बढ़ाया गया है 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज फॉर द ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो ये आपका सेक्शन 40A1, 2 एंड 3। देन उसके अलावा मैं ग्रेचुटी की बात करूं तो ग्रेचुटी जो हम लोग पे करते हैं, जो ग्रेचुटी का डिडक्शन भी आपको 1/5 बेसिस पे मिलेगा। नाउ कुछ डिडक्शंस आपको मिलेंगे बट वो डिडक्शंस आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही मिलेंगे, उसके अलावा वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा है वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। डिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट, सेक्शन आता है आपका सेक्शन 43। यहाँ पे आपने पैसा दिया है तो ही डिडक्शन मिलेगा, अगर आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उसमें से पहला कौन सा है? एनी सम पेएबल, एनी सम पेएबल बाय वे ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, बाय व्हाटएवर नेम दे कॉल। कस्टम ड्यूटी,
जीएसटी या जो आप सेज वगैरह पे करते हो, इसका डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। टैक्स पे किया, डिडक्शन मिलेगा, पे नहीं किया, डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रेच्युटी और सुपर एन्युएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले बोनसेस, उसके अलावा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन वगैरह लिया है वो एम्प्लॉयज ने लीव नहीं लिए उसको एनकैश करे, एम्प्लॉयज लीव एनकैशमेंट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एनी सम पेबल टू द इंडियन रेलवे, ये सारे जो खर्चे हैं इसका डिडक्शन आपको मिलेगा ऑन अ पेमेंट बेसिस। अब पेमेंट बेसिस पे पॉइंट क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का पेमेंट कंसिडर करना है क्या? द आंसर इज नो। 1 अप्रैल से लेके व्हाट इज माई ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न एक तो 31 जुलाई होगी या 31 अक्टूबर होगी। रिटर्न फाइल करने से पहले पेमेंट किया है क्या? यस, देन आपको डिडक्शन मिलेगा। रिटर्न फाइल करने के बाद किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसके लिए? याद रखो, टैक्सेस, एम्प्लॉयज की सुपर एन्युएशन फंड या स्टैट्यूटरी ड्यूज, एम्प्लॉयज का बोनस या कमीशन, देन उसके अलावा टैक्सेस, लीव एनकैशमेंट, ज़्यादातर एम्प्लॉयज की है, लीव एनकैशमेंट, बोनस, स्टैट्यूटरी फंड, और अमाउंट पेड टू द इंडियन रेलवे अंडर सेक्शन 43। नाउ अब एग्रीकल्चर इनकम की हम लोग अब बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। एग्रीकल्चर इनकम में अगर आप लैक्टेक, सेंसेक्स, ब्लॉक्स, मैन्युफैक्चर, रबर, सेलर, ये सारे बिजनेसेस कर रहे हो तो जो एग्रीकल्चर इनकम है इसमें से 35% विल बी कंसिडर एज अ बिजनेस इनकम एंड 65 विल बी कंसिडर एज अ एग्रीकल्चर इनकम। अब कॉफी ग्रोन कर रहे हो, ओके, बट उसको रोस्ट नहीं कर रहे हो तो 25 एंड 75 इज द रेशो। अगर आपने उसको रोस्ट कर दिया, रोस्टेड कॉफी बीन्स है तो 40-60 इज द रेशो, 40-60 इज द रेशो। तो टी एंड कॉफी 40-60 इज द रेशो। याद रखो, अनग्रोन है यानी सिर्फ ग्रो किए हुए हैं, रोस्टेड नहीं है, 75-25 इज द रेशो, और उसके अलावा बाकी किसी के लिए 35-65 इज द रेशो। एग्रीकल्चर इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम, ओके, एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं बात करूं तो मेरी टोटल इनकम में जितनी, उसमें मैं एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करूंगा। ओके, तो मुझे टोटल इनकम पता चल जाएगा, उस पे मैं टैक्स निकालूंगा, टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम निकाला। नाउ अब मैं दोबारा टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन एग्री इनकम। अब टैक्स ऑन एग्री इनकम कैसे निकालना है? तो जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, वो मैं फिलहाल के लिए नॉन सीनियर ले रहा हूं, 2.5 लाख। 2.5 लाख में आपका एग्रीकल्चर इनकम जितना है वो एग्रीकल्चर इनकम को क्या करना है? ऐड करना है। फिर आपको टोटल इनकम निकालनी है। उस टोटल इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, और ये जो भी टैक्स आएगा ये आपको डिडक्शन मिलेगा यहां पे। सो जब आप पांचों हेड के इनकम लोगे उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो, टोटल इनकम, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आई, इसको फ्रीज कर दो। बेसिक एग्जम्पशन में एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो, टोटल इनकम मिलेगा, उस पे टैक्स लायबिलिटी निकालो, और इस पे जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उतने का डिडक्शन आपको मिलेगा। ये फिर आएगा आपका नेट टैक्स। ओके, इसीलिए वो रेशो जरूरी है। अदर के लिए 35-65, ग्रोन नहीं, रोस्टेड नहीं है, ग्रोन है सिर्फ, तो 75 एंड 25, और बाकी के लिए 40-60 इज द रेशो। 40% इज अ बिजनेस, 60% विल बी एग्रीकल्चर, और ये कैलकुलेट किया जाएगा।
सो इस तरीके से पीजीबीपी में अगर आप देखोगे तो पीजीबीपी में आई एम एक्सपेक्टिंग अ सम क्वेश्चन ऑन डिप्रीसिएशन, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन की एक्सपेंसेस अलाउडेड कौन से है, डिसअलाउडेड कौन से है, और पेमेंट बेसिस पे किसके मिलेंगे। इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है सारी कर लो, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से इमीडिएटली ये वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, ज़्यादातर एमसीक्यू आपके अच्छे से बनेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लड़ते रहो।